नमस्कार, शंखनाद में आपका स्वागत है। साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। कल गुजरात में दूसरे चरण का मतदान है और मतदान से ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर लैंड किया, वहां से सीधे गांधीनगर अपनी मां हीराबेन से आशीर्वाद लेने पहुंचे। तस्वीरों में देख रहे हैं आप कि हरे कुर्ते में पीएम मोदी अपनी मां के पास पहुंचे, अपनी मां के पैर छुए, मां ने पीएम बेटे को आशीर्वाद दिया और स्नेह से सर पर हाथ फेरा। बता दें कि पीएम मोदी आज राजभवन में रुकेंगे। कल दूसरे चरण के चुनाव में पीएम मोदी अहमदाबाद में वोट डालेंगे। तो कल मतदान करना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और उससे पहले आज वो पहुंचे गांधीनगर, जहां वो अपनी मां से मुलाकात करने सबसे पहले पहुंचे। ये उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, साथ ही साथ अंदर की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जहां पर आशीर्वाद लेते अपनी मां के नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हाथ में चाय का प्याला भी नजर आया। कुछ देर बैठकर प्रधानमंत्री ने अपनी मां से बातचीत की। राजभवन में उनको रुकना है। कल वो मतदान करने वाले हैं। तो गुजरात में दूसरे चरण का फाइनल रण कल है। दूसरे चरण में 14 जिलों की 93 सीटों पर मतदान होना है और दूसरे चरण के लिए मतदान में 61 राजनीतिक पार्टियों के 833 उम्मीदवार भाग ले रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि गुजरात का मतदाता किसका भाग्य विधाता बनता है, क्योंकि इस बार बीजेपी, कांग्रेस के अलावा मैदान में आम आदमी पार्टी भी है। गुजरात के सियासी रण में सोमवार को दूसरे दौर की लड़ाई है, जिसके बाद नतीजों का इंतजार होगा। नतीजों के बाद विजयी पक्ष का जयकार होगा। लेकिन सवाल यह है कि 93 सीटों पर होने वाले दूसरे चरण के मतदान में कौन दम दिखाएगा, किसका प्रचार, किसका वादा गुजरात की जनता के मन को भाएगा। बीजेपी को एक बार फिर से पीएम मोदी के चेहरे पर गुजरात चुनाव में जीत का भरोसा है। यही वजह है कि दूसरे चरण का प्रचार खत्म होने से पहले 2 दिन में पीएम मोदी ने लगातार 60 किलोमीटर का रोड शो किया। धुआंधार रैलियों से प्रदेश में फिर बीजेपी सरकार बनने का भरोसा दिया। ભૂતકાળના બધા રેકોર્ડ તોડીને ભારતીય જનતા પાર્ટી વિજયી બનવાની છે। ભાઈઓ બહેનો, જ્યાં જઈએ ત્યાં એક જ સ્વર સંભળાય, એક જ વાત સંભળાય। લોકોના મુખેથી એક જ વાત નીકળે છે, फिर एक बार। प्रधानमंत्री के अलावा गुजरात में बीजेपी ने तमाम दिग्गजों को प्रचार में उतारा, जिन्होंने जनसभाओं, रैलियों में विरोधियों को ललकारा। क्या कांग्रेस अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाती? आम आदमी पार्टी कर पाती? और कश्मीर से धारा 370 को क्या कांग्रेस से आम आदमी पार्टी हटा पाती? भाइयों बहनों, ये न सुरक्षा दे सकते हैं, न सम्मान दे सकते हैं, इनको क्यों चुनना है? उधर गुजरात में जोरदार प्रचार के बीच बयानों वाले प्रहार का शोर हुआ। इन हमलों के जरिए पीएम के अपमान वाला मुद्दा उठा। बीजेपी ने घेरा तो कांग्रेस ने इसका जवाब दिया। लोकतंत्र को बचाने के लिए और जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश की संविधान तैयार की, उसकी रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की जरूरत है, बीजेपी की नहीं। उधर गुजरात चुनाव में उतरी आम आदमी पार्टी भी दूसरे चरण से काफी उम्मीदें जता रही है। प्रचार के दम पर प्रदेश में बदलाव का भरोसा जता रही है। भारतीय जनता पार्टी का वोटर बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी को वोट देने जा रहा है। पूरा गुजरात इस टाइम बदलाव मांग रहा है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सरकार बन रही है। ये आज आप नोट कर लीजिए, ये भविष्यवाणी भी नोट कर लीजिए और ये भविष्यवाणी सही होगी। तमाम दावों, वादों, नारों और बयानों के बीच अब गुजरात की जनता दूसरे चरण की वोटिंग करेगी। 8 दिसंबर को साफ होगा कि गुजरात में किसकी किस्मत चमकेगी। अहमदाबाद से गोपी घांघर के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात की जनता गुजरात का भविष्य
कल तय करेगी। मगर दिल्ली की जनता ने आज अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। एमसीडी के चुनाव में 1349 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर है। यहां बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई के साथ कांग्रेस भी मैदान में। अब देखना होगा कि दिल्ली वाले एक बार फिर से बीजेपी को जिताते हैं या परिवर्तन लाते हैं। विकास के नारे, बदलाव का शोर, कूड़े पर जंग, भ्रष्टाचार वाली लड़ाई का जोर। एमसीडी के अखाड़े में चली सियासी दंगल पर दिल्ली की जनता ने फैसला सुना दिया है। हर पार्टियों के वादों, गारंटी पर अपने हिसाब से मुहर लगा दिया है। दिल्ली वालों को एमसीडी में अपना मुस्तकबिल चुनना है। उन्हें कूड़े के ढेर से आजादी चाहिए, अच्छी सड़कें चाहिए, साफ पानी चाहिए और विकास की ओर ले जाने वाला रास्ता चाहिए। यही है दिल्ली वालों के अरमान और इसीलिए दिल्ली वालों ने किया है मतदान। वोटिंग के दौरान दिल्ली के दिग्गज भी पोलिंग बूथ पर पहुंचे, अपने अपने इलाके में मतदान किया। वोटिंग के बाद अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पूरे परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे। दिल्ली की जनता से बदलाव की अपील की, फिर से आम आदमी पार्टी की कट्टर ईमानदारी वाली दलील दी। ऐसे लोगों को वोट ना दें जो दिल्ली के काम रोकते हैं। ईमानदार, कट्टर ईमानदार पार्टी को वोट दें। भ्रष्टाचार करने वालों को, लेंटर के पैसे मांगने वालों को वोट मत दें। शरीफ लोगों को वोट दें, अच्छे लोगों को वोट दें। सिर्फ केजरीवाल ही नहीं, पूरी आम आदमी पार्टी वोटिंग के दौरान तमाम मुद्दे गिनाती रही। एमसीडी में 15 साल बीजेपी के कार्यकाल की कमियां बताती रही। लोगों को ये समझ है कि एमसीडी का मेन काम है साफ सफाई करना, एमसीडी का मेन काम है गलियां बनवाना, एमसीडी का मेन काम है अंदर की गलियों की व्यवस्था रखना, वहां आवारा पशु न घूमे, दुकानदार ठीक से ईमानदारी से अपना काम कर सकें, उनको कोई हैरेसमेंट ना हो, लोकल एरिया का पार्कों का डेवलपमेंट होता रहे। तो लोगों को अब से समझ हो गई है और आज मुझे पूरी उम्मीद है कि सब लोग मिलके इसी पर अपना निर्णय देंगे कि हम 15 साल से झेल रहे हैं, अब हमें गंदी दिल्ली नहीं देंगे। उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के हर दावों को गलत बताया। भ्रष्टाचार वाले आरोपों के साथ ईमानदारी के दावों पर सवाल उठाया। ईमानदार ही चुन के भेजना चाहिए, लेकिन आजकल ये अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमानों के, कट्टर भ्रष्टाचारियों के सरदार हैं। सबके सामने है वो दृश्य जो कि जेल के अंदर चल रहे हैं और आप सबके सामने है एक के साथ एक फ्री वाली पॉलिसी और उस एक के साथ एक फ्री में कोई काम की नहीं बल्कि आधे पौवे फ्री मिल रहा है। तो आप उसी हिसाब से वोट दीजिए, आपको समझ आ जाएगा कि ईमानदार कौन है और काम कौन करने वाला है। एमसीडी के 250 वार्ड के लिए वोटिंग पूरी हो चुकी है, लेकिन नतीजों के इंतजार से पहले आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों दिल्ली में हुई वोटिंग को अपने अपने पक्ष में बता रहे हैं। एमसीडी चुनाव में जीत का पक्का भरोसा जता रहे हैं। एमसीडी का और सीधा भारत सरकार का हमारा डायरेक्ट संबंध हो गया है, इसलिए दिल्ली वालों को सोचने की कोई बात ही नहीं रह जाती। भारत में जो सरकार है वही सरकार एमसीडी में होगी, उसी पार्टी की, तो ये अच्छे से काम हो सकेगा। दिल्ली में एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी आएगी तो 2025 में हमारी विधानसभा में भी सरकार बनेगी। जिन लोगों ने आपके साथ झगड़ा किया, गुंडई की, लफंगई की, पूरी दिल्ली को कूड़ा कूड़ा कर दिया, कचरा कचरा कर दिया, 15 साल से दिल्ली का सत्यानाश कर दिया, आज का जनादेश जो है उनके खिलाफ होना चाहिए और ऐसी पार्टी को वोट दें जो दिल्ली को साफ सुथरा रखे, सुंदर रखे, चमकाए। काम रोकने वाले को वोट न दें। एमसीडी चुनाव के लिए दिल्ली की जनता ने अपना फैसला सुना दिया है। दिल्ली ने किसे दिल दिया और किसने दिल्ली का दिल जीता, इसके लिए 7 दिसंबर का इंतजार है। नतीजों से पहले अब जीत के दावों पर तकरार है। दिल्ली से सुशांत मेहरा, राम किंकर और पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो। एमसीडी के चुनाव संपन्न हो गए हैं, मगर चुनाव के दौरान कई जगह मतदाता परेशान नजर आए। कई जगहों पर मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से गायब दिखे और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी अपना मतदान नहीं कर पाए क्योंकि उनका नाम भी वोटर लिस्ट में नहीं था।
अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट से दिल्ली की सरकार ने कटवाया, तो आम आदमी पार्टी केंद्र पर साजिश का आरोप मढ़ रही है। ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, छांट छांट के वोट काटे गए हैं कि ये लोग इनके समर्थन करते तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे। कई महीनों तक किसी चुनाव की तैयारी होती है, फिर चुनाव का ऐलान होता है, जोर शोर से प्रचार होता है, जबरदस्त सियासी घमासान होता है, लेकिन जब वोटिंग की तारीख आती है तो वोटरों के सामने ऐसी दिक्कतें आती हैं कि उस पर भी सियासत शुरू हो जाती है। सियासत की बात तो बाद में, पहले एमसीडी चुनाव में उन मतदाताओं की आवाज सुनाते हैं जो वोट डालने मतदान केंद्र तक पहुंचे लेकिन वोट डाल नहीं सके। मैं गया और उसमें फाइल में देखा मैंने, तो उसमें मेरे 4 मेंबरों का बोर्ड आया हुआ, मेरा और मेरी मिसिस का नहीं है। उस पर लिख दिया है ट्रांसफर। अभी अंदर मैडम बैठी हुई कि इसको ट्रांसफर कर दिया है आपका। तो मैं हर साल अपना जब मैं वोट डाल रहा हूँ तो क्यों नहीं आया? ये मेरा वोटर आईडी है, ये मेरे हस्बैंड का है। हम दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे डालने आए। बेटे का वोटर लिस्ट में नाम आया है, ठीक है। बेटे का, अगर मेरा बेटे का मेरे हस्बैंड का सब एक ही उससे है, एक ही जगह से, तो बेटे का भी नहीं होना चाहिए। मैं राकेश पार्षद तक गई, यहाँ हर जगह इन्होंने दौड़ाया। कभी 44 में जाओ, कभी 42 में जाओ, कभी वहाँ जाओ, हर जगह। लेकिन बट मेरे पास मुझे पर्ची नहीं मिली। अब वोटर लिस्ट में लापरवाही की इंतहा देखिए। वोट डालने पहुंचे इस लड़के को लिस्ट में मरा हुआ बता दिया गया। इस जिंदा आदमी के पास मत का अधिकार नहीं है क्योंकि बाबू लोगों की मेहरबानी ने इसे मृतक बना दिया है। मेरे फादर की डेट 7 साल पहले हो गई थी। पिछले साल उनका वोट नहीं आया। इस साल मैं लिस्ट में जाके देखता हूँ उनका वोट हैगा। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरे को एक्सपायर दिखा रखा। अच्छा, आपके फादर साहब क्या डेथ हो गई? उनकी डेट तो हो गई, उन्हें दिखा रखा है कि वो जिंदा, और मैं सामने खड़ा हूँ, मुझे एक्सपायर दिखा रहा है। जी, मेरे को एक्सपायर दिखा रहा है। दिल्ली के एक नहीं कई इलाकों में वोटर लिस्ट में मतदाताओं का नाम न होने की शिकायत सामने आई। वेस्ट विनोद नगर में तो कई ऐसे मतदाता डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मौजूदगी में ही अपनी शिकायत करने लगे। वोटर लिस्ट में हुई गड़बड़ी पर अपनी परेशानी बताने लगे। लोगों की समस्याओं का समाधान निकालने की बजाय सिसोदिया ने सियासी दांव चल दिया। उन्होंने इसका ठीकरा बीजेपी पर फोड़ दिया। वोट बहुत कटे हैं और आर्बिट्रेरी काटे हैं लोगों के, किराएदारों के जो घरों में रह रहे हैं, गरीब परिवारों के बहुत वोट काट दिए हैं इन्होंने। बहुत मतलब समझ नहीं आ रहा कि इतना वोट क्यों काटा है। आपका वोट है यहाँ पर? मेरा वोट है यहाँ पे, पर इस बार काट दिया मेरा वोट। कितने सालों से यहाँ पे? मैं यहाँ पे 15 साल से हूँ यहाँ पे। एमसीडी चुनाव के बीच मतदाताओं की शिकायत पर सियासत भी गर्मा गई है। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की बात साजिश तक आ गई है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये बीजेपी की साजिश का नतीजा है कि लोग वोट न डालने आए, क्योंकि वोट पड़ेंगे तो बीजेपी हारेगी। कम से कम अभी पिछले 15 मिनट में 50 लोगों से मिल चुका हूँ जो यहीं खड़े हैं स्टेशन के सामने ही। सारे कह रहे हैं हमारे वोट काट दिए, तो कुछ तो बदमाशी हुई है ना। करेंगे चुनाव, शिकायत करेंगे इसकी। ये तो कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, छांट छांट के वोट काटे गए हैं। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ तो मिली भगत चली है। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करवा सकती है। मसला सिर्फ आम लोगों का ही नहीं था। दिल्ली में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ भी खेल हो गया। अनिल चौधरी वोट देने पहुंचे तो मालूम चला कि वोटर लिस्ट में उनका तो नाम ही नहीं है। वो अपना नाम तलाशते रहे मगर नाम नहीं मिला तो नहीं मिला, और हुआ यूं कि उन्हें बगैर वोट डाले बैरंग लौटना पड़ा। भी इसको गायब नहीं कह सकता जब तक ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट ना आए, लेकिन मुझे अभी कहा गया कि नाम डिलीशन लिस्ट में नहीं है, जो मुझे दिखाया गया, लेकिन वोटर लिस्ट में भी नहीं शो हो रहा है। तो कहीं कहीं और किसी बूथ पे नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर फाइनली मैं बोलता हूं। लेकिन मैंने हाँ वोट डाला है और मैं एक जागरूक नागरिक भी हूँ, अपनी वोट का भी ध्यान रखता हूँ। लेकिन मेरी वाइफ ने वोट डाला है, मैं भी वोट अपनी ढूंढ रहा हूँ। दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर में सिसोदिया ने धांधली का आरोप लगाया तो यमुना विहार में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लिस्ट में गड़बड़ी का ठीकरा दिल्ली सरकार पर फोड़ दिया। लगभग मेरे पास 500 से 600 लोग आ गए जिनका वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, वो लिस्ट से नाम गायब हो गया, लिख दिया गया डिलीटेड। व्हाई डिलीटेड? हु इन्फॉर्म टू डिलीट? किसने कहा कि हमारा वोट काट दीजिए? किसी ने नहीं कहा, सब लोग खड़े हैं यहाँ पे। तो ये, और वो सारे भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी समर्थक वोट या पता चले कि ये लोग इनके समर्थन करते तो आप उसको वोट काटने से ही हटा दोगे?
हैरानी ये है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो सवाल आयोग की तैयारियों पर होना चाहिए, लेकिन मामला केंद्र सरकार बनाम दिल्ली सरकार बन गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर साजिश का शक जता रहे हैं। दिल्ली से पंकज जैन, राम किंकर और सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात राजस्थान की। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का अगला पड़ाव राजस्थान है। राहुल गांधी राजस्थान पहुंच रहे हैं, मगर भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान पहुंचने से पहले एक बार फिर गहलोत और पायलट की रसाकसी सामने आई है। कई जगहों पर बड़े बड़े पोस्टर होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिसमें पायलट के साथ राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, मगर पोस्टर से सीएम गहलोत नदारद है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कारवां पहली बार उस सूबे में पहुंच रहा है जहां कांग्रेस की सरकार है। लिहाजा राजस्थान में इस यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। मुख्यमंत्री गहलोत, सचिन पायलट और पार्टी के बड़े बड़े नेता भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त कामयाबी का भरोसा जता रहे हैं। राजस्थान में इस यात्रा को अपार जन समर्थन मिलने का विश्वास जता रहे हैं। देश के मुद्दों को राहुल जी लेके चल रहे हैं, इसलिए आज सब लोग पूरे वेलकम करे पूरे मुल्क में। बीजेपी जरूर चिंतित हो गई है, विचलित हो गई है, उसी ढंग वो बिहेव कर रही है, आरोप लगा रही है। चुनाव चल रहे गुजरात के अंदर, वहाँ भी स्थिति ये है। भवात्मक बातें ले जाते हैं, कभी खड़गे साहब के नाम से, कभी और किसी नाम से। इस बार चलने वाला नहीं है, ये कार भावात्मक चलने वाला नहीं है। राहुल जी की इस यात्रा की कामयाबी से भाजपा विशेष रूप से बहुत विचलित है, बहुत परेशान है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि इस प्रकार का समर्थन मिलेगा। 2250 किलोमीटर चल चुके हैं और ये छोटी बात नहीं है कि लगातार चल रहे हैं, जनता से जुड़ रहे हैं और हर वर्ग, किसान, नौजवान, मछुआरे, डेली वेजर, पूर्व सैनिक, बच्चे, बुजुर्ग सब लोग उनसे मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। एक बहुत सकारात्मक संदेश गया है। राजस्थान में मैं समझता हूँ यात्रा ऐतिहासिक होगी। लेकिन यात्रा से पहले ही राजस्थान में चल रहे गहलोत पायलट के बीच सत्ता संघर्ष का असर झालावाड़ में नजर आने लग गया है। राहुल गांधी का यात्रा मार्ग झालावाड़ में पायलट के पोस्टरों से पट गया। झालावाड़ शहर तक जहां नजर डालें, सचिन पायलट और राहुल गांधी के पोस्टर नजर आ रहे हैं। पोस्टर में सचिन पायलट के समर्थक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहीं नहीं है। तो ऐसे में सवाल है कि क्या गहलोत पायलट के बीच चल रही खींचतान भारत जोड़ो यात्रा में असर दिखाएगी? राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा से पहले राहुल गांधी, गहलोत और पायलट दोनों को पार्टी का एसेट बता चुके हैं। पार्टी के भीतर जारी विवाद को शांत करने की कोशिश कर चुके हैं। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी के एसेट्स हैं, मगर मैं आपको एक बात की गारंटी दे सकता हूं कि भारत जोड़ो यात्रा पर इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। राहुल के बयान के बाद सचिन पायलट को भरे मंच से गद्दार बताने वाले गहलोत भी बैकफुट पर आए थे। हालांकि सचिन पायलट गहलोत पर किसी सीधे हमले से बच रहे हैं। पार्टी की बेहतरी के लिए सभी को साथ लेकर चलने की बात कह रहे हैं। किसी भी सेंटेंस का इंटरप्रिटेशन करना बड़ा आसान है, लेकिन जो मैंने सुना राहुल जी ने बोला वो मैं समझता हूँ उनका आकलन है और उनका आकलन सही होगा कि हम सब मिलकर ही, और पार्टी के लिए सभी लोग ऐसे होते हैं, बातें गलत नहीं है। मुझे लगता नहीं कि इसमें नुक्ताचीनी करनी चाहिए कि उन्होंने क्या बोला, किस लिए बोला। सब मिलकर काम कर रहे हैं और मैंने कहा ना आपको, मेरा तो ये पहली प्राथमिकता है कि राजस्थान में जिस तरह मेहनत कर हम सरकार बनाए थे आज से 4 साल पहले, वो सरकार रिपीट हो। राहुल की यात्रा से पहले पायलट ने स्वागत वीडियो भी जारी किया और झालावाड़ में इन पोस्टरों ने राजस्थान का सियासी ताप बढ़ा दिया है। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। उधर स्वतंत्रता सेनानी जनजातीय महानायक रंटिया भील के बलिदान दिवस पर इंदौर में कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एमपी की धरती पर किसी कीमत पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दिया जाएगा और जरूरत पड़ी तो लव जिहाद रोकने के लिए कानून को और कड़ा किया जाएगा। कई दूसरे धर्म वाले अगर आदिवासी की जमीन वैसे नहीं खरीद सकते तो आदिवासी बेटी से शादी करके उसके नाम पे जमीन खरीदवा दें। यह पाप है, बोलो पाप है कि नहीं है?
सब बोलो है कि नहीं पाप? ये पाप है, ये लव नहीं है, ये लव के नाम पे जिहाद है। और मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव जिहाद का खेल चलने नहीं दूंगा, चलने नहीं दूंगा। उधर बिहार के भागलपुर में एक महिला की खौफनाक तरीके से सरेआम बीच बाजार में हत्या कर दी गई। सिंधिया पुल के पास महिला को एक व्यक्ति ने धारदार हथियार से काट दिया। व्यक्ति पहले से अपराधियों के साथ घात लगाए बैठा था। जैसे ही महिला वहां पहुंची, उसने गमछे से हथियार निकाला और महिला के हाथ, पैर, कान और शरीर के कई अंग काट डाले। घटना शनिवार शाम की है। जब तक लोग कुछ समझ पाते, तब तक हथियार लहराते अपराधी वहां से फरार हो गए।